आज हमारे अध्ययन का विषय है जातीय एवं जनजातीय इतिहास। भारतीय संदर्भों में हम बात करेंगे। इसके भाग एक में हम जातीय इतिहास के विषय में आज चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जाति से क्या अभिप्राय है उसे परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। फिर जाति की उत्पत्ति विषयक सिद्धांतों पर बात होगी। कौन कौन से सिद्धांत हैं जाति की उत्पत्ति के विषय में। भारत में जातियों की उत्पत्ति एवं विकास किस प्रकार हुआ, इस पर फिर बात होगी। कालक्रम के अनुसार सबसे पहले ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ कर बौद्ध काल, मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल व राजपूत काल, मध्यकाल तथा आधुनिक काल में जाति की स्थिति समाज में किस प्रकार थी, उसका क्या महत्व था, क्या रोल था, क्या भूमिका थी, इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जातीय जनजातीय इतिहास भाग एक में जाति इतिहास के विषय में। जाति से अभिप्राय, क्या अर्थ है इसका। इस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के जन धातु से हुई है, जिसका कि अर्थ प्रजाति, जन्म अथवा भेद से माना जाता है। अंग्रेजी में कास्ट जो शब्द है वो कास्टा, जो कि एक पुर्तगाली शब्द है, से उद्भूत माना जाता है। इसका अर्थ प्रजाति, नस्ल अथवा जन्म से है। कास्ट शब्द कास्टस, जो कि लैटिन भाषा का एक शब्द है, से भी निकटता रखता है, जिसका अर्थ अमिश्रित अथवा जाति से लिया जाता है। भारतीय संदर्भ में जाति से अर्थ सामान्य शब्दों में एक ऐसे बंद वर्ग से है जो एक विशिष्ट प्रकार की मान्यताएं, प्रथाएं, अनुष्ठान एवं परंपरा को मानता है, अंतः विवाही है, एक तरह का व्यवसाय करता है तथा अपनी जाति से रक्त संबंधित होने का भी विश्वास करता है। ऐसा जो वर्ग होता है वह जाति कहलाता है। ये सामान्य अर्थों में हम ऐसा कह सकते हैं। परिभाषा देख लेते हैं रिजले के अनुसार। यह परिवारों अथवा उनके समूह का संग्रह है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो एक ही परिवार के आनुवंशिक व्यवसाय करने का दावा करते हैं, जो उन लोगों के द्वारा जो अपना मत प्रदर्शित करने के योग्य हैं एक रूप समुदाय समझे जाते हैं। रिजले ने कहा। चार्ल्स कूले के अनुसार जाति की परिभाषा, जब कोई एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिक होता है तो हम उसे एक जाति कह सकते हैं। क्रोबर ने भी परिभाषा दी है। एक जाति मनुष्य की इकाई का अंतर्विवाह और वंशानुगत वह छोटा भाग है जिसकी मर्यादा ऊंची या नीची है अथवा जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरे छोटे हिस्से के मुकाबले में ऊंची या नीची है। क्रोबर के अनुसार वह जाति है। जाति की उत्पत्ति के विषय में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है प्रजातीय सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रजातीय तत्वों से जातियों का निर्माण होता है या उसकी उत्पत्ति हुई है। एक तरह की प्रजातिगत विशेषताओं के लोग अनेक स्थलों में होते हुए भी एक जाति का निर्माण करते हैं। रिजले के अनुसार आर्यों ने चपटी नाक वाले द्रविड़ों को निम्न जाति के रूप में चिन्हित किया। इनके अनुसार जिन वर्गों की नाक जितनी ज़्यादा चपटी होगी वह उतनी ही निम्न जाति से संबंधित माना जाएगा या निम्न जाति का होगा। रिजले और घुरिये इस मत के प्रतिपादक माने जाते हैं या समर्थक माने जाते हैं। व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत पहला जो था वो प्रजातीय सिद्धांत था। प्रजाति के आधार पर नाक या अन्य जो आकृतियां होती हैं, शरीर की आकृति से अर्थ है। व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत नेस्फील्ड ने जातियों का आधार व्यवसाय को स्वीकार किया है। आनुवांशिक रूप से एक व्यवसाय को करने के कारण उस वर्ग के लोग उस जाति के नाम से जाने जाने लगे, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, लोहार, चर्मकार, रथकार, जुलाहा, बढ़ई या तक्षक जिसको कहा जाता है। तो ये व्यावसायिक उत्पत्ति का सिद्धांत है। नेस्फील्ड ने इसका समर्थन किया कि व्यवसाय के कारण जातियों की उत्पत्ति हुई है और अपने व्यवसाय के कारण उन जातियों का नामकरण हुआ, ये कहना है। बहुत हद तक ये बात सही है। ब्राह्मण उत्पत्ति का सिद्धांत दुबाय सन
टिबेटन एवं घुरिये आदि ने स्वीकार किया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति निहित स्वार्थों को साधने के लिए ब्राह्मण वर्ग के मस्तिष्क की उपज बताया। G.H. घुरिये ने लिखा, जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का शिशु है जो गंगा यमुना के मैदानों में विकसित हुआ तथा यहाँ देश के अन्य भागों में विस्तारित किया गया। भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत चौथा सिद्धांत है। गिलबर्ट इस सिद्धांत को प्रमुखता से मानते हैं। विभिन्न भौगोलिक परिवेश में रहने वालों की उनके परिवेश के अनुसार ही जातियां बन गईं। उदाहरण के लिए बंगाल के निवासी गौड़, दक्षिण के दक्षिणापत्य, महाराष्ट्र के मराठा, इस तरह से जातियों का नामकरण हुआ। ये भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार जातियों का नाम हुआ या रखा गया। इस प्रकार से जातियों की उत्पत्ति बताते हैं गिलबर्ट महोदय। सेनार्ट ने अपना सिद्धांत दिया, अपने भोजन संबंधी आदतों के कारण जाति का निर्माण हुआ। पृथक पृथक देवताओं को पूज्य मान्य तथा उन्हें पृथक भोग लगाने के कारण भोजन संबंधी पृथक पृथक आदतें विकसित हो गईं। इस आधार पर जाति का निर्माण हुआ, ऐसा इनका कहना है। मूल रूप से भोजन को यह आधार बनाते हैं कि पृथक जाति के पृथक तरह के भोजन की आदतें होंगी, उन आदतों के आधार पर जातियों की उत्पत्ति हुई, ये इनका कहना है। माना का सिद्धांत, इस मत के अनुसार माना नामक रहस्यमयी शक्ति से जाति की उत्पत्ति हुई है। इस मत को मानने वाले प्रमुख विद्वान J.N. हट्टन हैं। इनके अनुसार जाति प्रथा में अंतर्विवाह, अस्पृश्यता, खान पान आदि का प्रारंभ अन्य जातियों से माना से बचाव के लिए हुआ। तो ये रहस्यमयी शक्ति मानते हैं माना को, और उसके कारण जातियों का विकास हुआ, ऐसा ये कहते हैं। भारत में जातियों की या जाति की उत्पत्ति किस प्रकार हुई और किस प्रकार से वह आगे बढ़ा, आधुनिक काल तक वह चला आया। विकास के क्रम को काल क्रमानुसार हम देखते हैं। ऋग्वैदिक काल के अंतिम समय में वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कुछ विद्वान स्वीकार करते हैं। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में, जिसको कि कुछ लोग अतिरिक्त रूप से जोड़ा गया प्रक्षेपित मानते हैं, इस कारण से स्वीकार नहीं करते कि वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी जब ऋग्वैदिक काल में नहीं हुई थी तो जाति व्यवस्था की शुरुआत होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के बाद फिर जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। किंतु फिर भी ऋग्वेद में कुछ जातियों का व्यवसाय करने वाले, भले ही उस समय वह जाति के रूप में संगठित न हुआ हो, लेकिन उस व्यवसाय को करने वालों का नामकरण किया गया। ऋग्वेद में उल्लेख आता है चर्मग्न, चर्मकार, लोहार, बढ़ई, भिषक, वैद्य आदि का उल्लेख मिलता है। यही आगे चलकर जातियों के रूप में संगठित हुए। वाय शब्द का उल्लेख जो जुलाहे के लिए, तंतुआय आगे चल के शब्द बना, जुलाहे के अर्थ में प्रयुक्त किया गया। इस तरह से सामान्य तौर पर कुछ लोग इसको जाति प्रथा की शुरुआत मानते हैं, किंतु यह किसी व्यवसाय को करने वालों के लिए प्रारंभिक नामकरण था, उनकी पहचान के लिए। बाद में यही जाति के रूप में संगठित हुआ। उत्तर वैदिक काल में मुख्य रूप से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की शुरुआत को स्वीकार किया जाता है। वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पहले प्रारंभ हुई और उसके बाद फिर विभिन्न जातियों का अपने कर्म के आधार पर नामकरण प्रारंभ हुआ और जातियों का संगठन शुरू हुआ। रथकार, सूतकार, कर्मकार, तक्षक, घव, कृत, रज्जुसर्ग, वय, मणिकार, सुराकार, विदलकार, निषाद आदि व्यावसायिक जातियों का उल्लेख इस काल में मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो मूल रूप से उत्तर वैदिक काल से जातियों के नामकरण की शुरुआत हुई और ये स्पष्ट है कि व्यवसाय के आधार पर, स्पष्ट है कि कर्म के आधार पर जो काम, जो व्यवसाय वो करते थे, उसी को पहचान के लिए एक नाम दिया गया। जो उस काम को छोड़ दे और दूसरा कार्य करने लगे, एक स्वर्णकार है, वो काम छोड़कर अगर लोहे का काम करने लगा तो वह लोहार कहलाता। इस तरह की व्यवस्था प्रारंभ में थी, किंतु धीरे धीरे यह जन्मगत व्यवस्था होती गई। बौद्ध युग मौर्य काल में तंतुआय, कुंभकार, कम्मार, तक्षक इत्यादि जातियों का उल्लेख बौद्ध युग में प्राप्त होता है। मौर्य काल के विषय में कौटिल्य ने 7 जातियों का उल्लेख किया है। दार्शनिक, कृषक, गोपालक, कारीगर, सैनिक वर्ग, गुप्तचर या निरीक्षक, आमात्य तथा उच्च पदाधिकारी। इस काल में
शूद्रों को दास भटक कहा जाता था। अशोक के शिलालेख से ये उल्लेख हमें प्राप्त होता है। तो जाति के विषय में इतनी जानकारी मौर्य और बौद्ध काल के विषय में प्राप्त होती है। गुप्त काल में ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री की संतान अम्बष्ठ, ये नई जाति इस समय बनी, अम्बष्ठ कहलाते थे। यदि पुरुष ब्राह्मण हो और वैश्य स्त्री विवाह करें या उनके संपर्क से उत्पन्न जो संतान होगी वह अम्बष्ठ जाति की कही जाएगी, एक नई जाति उससे बन गई। इसी प्रकार ब्राह्मण महिला एवं वैश्य पुरुष की संतान को पार्थौ जाति, इसका नामकरण किया गया गुप्त काल में। वैश्य पुरुष एवं शूद्र महिला तथा क्षत्रिय पुरुष और शूद्र महिला की संतानें उग्र जाति की कहलाती थी। चंडाल जाति के लोगों को गांव शहर के बाहर रहना होता था, इन्हें अछूत माना जाता था। स्पष्ट है कि अस्पृश्यता की शुरुआत हो चुकी थी। फाहियान इसका विवरण लिखता है, समाज में ब्राह्मणों को उच्च स्थान था। नवीन जातियों जैसे कायस्थ, रथकार, मणिकार आदि का विकास इस काल में हुआ। मृच्छकटिकम नाटक का नायक कुलीन वंशीय ब्राह्मण चारुदत्त गणिका वसंत सेना से और उसका मित्र सर्वालिक दासी मदनिका से विवाह करता है। भले ही ये नाटक में हो, किंतु उससे कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो उस काल के विषय में जानकारी देता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे, यह भी बताता है। ब्राह्मण नरेश रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्तकालीन राजकुमारी प्रभावती जो वैश्य वंश से थी उससे हुआ। कदम्ब वंशीय ब्राह्मण शासकों ने अपनी राजकुमारियों का विवाह वैश्य वंशीय गुप्त राजकुमारों के साथ किया। इस तरह से अंतरजातीय विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे और अलग अलग जातियों के मिश्रण से नवीन जातियों का जन्म हो रहा था। ये प्रवृत्ति इस काल में हमको देखने को मिलती है। ये गुप्तकालीन विशेषता थी। इसके पश्चात गुप्तोत्तर एवं राजपूत काल। गुप्तों के पश्चात और राजपूत काल में राष्ट्रकूट वंशीय शासक इंद्र तृतीय ने 926 ईस्वी के एक लेख में उत्तर भारत में 5 ब्राह्मण जातियों का उल्लेख उसने किया। सारस्वत, कान्यकुब्ज, उत्कल, मैथिल तथा गौड़। सभा श्रृंगार नामक ग्रंथ में 34 प्रकार की ब्राह्मण जातियों के विषय में चर्चा की गई है। परवर्ती मध्यकाल में ब्राह्मणों की 56 उपजातियां बन चुकी थीं, इसका भी उल्लेख प्राप्त होता है। ऊंच नीच का व्यवहार होता था। 12वीं सदी के पूर्व राजपूतों में 36 प्रसिद्ध राजवंश उत्तर भारत में थे। इस प्रकार से 36 राजपूत जातियों का उल्लेख प्राप्त होता है। पूर्व मध्यकाल में वैश्यों की कई उपजातियों का विकास हुआ था, जिनमें नागर, श्रीमाल, उपकेश, प्रागवाट, धरकट, गौड़, गुर्जर, पल्लीवाल आदि प्रमुख थे। गुप्तोत्तर काल में कायस्थ जाति का भी उद्भव हुआ था। लिपिक वर्ग के रूप में इस जाति का जन्म हुआ। भूमि के क्रय में वृद्धि तथा अन्य कार्यवाहियों में वृद्धि के फलस्वरूप इनकी अनेक जातियां बन गई। गुप्त काल के कर्णिक, पुस्तपाल, अक्षपटलिक, लिखि, दिविर, लेखक इत्यादि इस जाति में सम्मिलित हो गए। कालांतर में श्रीवास्तव, माथुर, निगम, गौड़, कायस्थ, सक्सेना आदि जातियां अस्तित्व में आई। गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक उपजातियां शूद्र वर्ण में विकसित हुई थीं। हेमचंद्र की अभिधान, चिंतामणि, यादव प्रकाश की वैजयंती नामक कृति में इनकी लंबी सूची प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में शूद्रों की 18 उपजातियों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनका विभाजन उत्तम, अधम और अंतिम कोटियों में होता था। अंत्यज अछूतों के लिए प्रयुक्त शब्द था। अलबरूनी ने धोबी, मोचिए, मछुआ, माझी, शिकारी, बुनकर आदि अंत्यज जातियों की संज्ञा इनको उसने दी। इस प्रकार अस्पृश्यता इस काल में भी चलती रही। मध्यकाल के बारे में देखते हैं। इस काल में ब्राह्मणों, राजपूतों, कायस्थों का विवरण मिलता है। कायस्थों में कानूनगो, रायजादा, नागर ब्राह्मणों में मुंशी, कश्मीरी ब्राह्मणों में मुल्ला और आगा, शूद्रों में चंडाल, जुलाहे तथा बढ़ई, सुनार, लोहार, चर्मकार, दर्जी, गुलाम तथा दास आदि का उल्लेख प्राप्त होता है। हिंदू समाज में विभिन्न जातियों का स्तरीकरण बना रहा। ब्राह्मण उच्च वर्ग या उच्च स्थान पर था, फिर क्षत्रियों और वैश्यों का और अंत में शूद्रों का स्थान था। हिंदुओं की जाति का प्रभाव मुसलमानों पर भी पड़ा। इनमें भी व्यवसाय के आधार पर, स्वदेशी विदेशों के आधार पर, संप्रदाय शिया सुन्नी आदि आधारों पर ऊंच नीच की भावना का विकास हुआ तथा संस्तरण या जाति के प्रकार की व्यवस्था का विकास प्रारंभ हो गया। आधुनिक काल में हम देखते हैं
कि आधुनिक काल में भी परंपरागत जाति व्यवस्था उसी प्रकार विद्यमान रही जैसा कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक रही। ब्राह्मण विभिन्न वर्गों में विभाजित रहे। कान्यकुब्ज, सरयू पारीय, गौड़, मैथिल, उत्कल, सारस्वत, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के ब्राह्मण पाए जाते थे। महाराष्ट्र, राजस्थान, पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर भारत के, दक्षिण भारत, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर आदि सभी क्षेत्रों में, भारत के प्रायः सभी क्षेत्रों में ब्राह्मण पृथक पृथक रूप से इनको विभाजित देखा जा सकता है। इसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सभी वर्गों में सैकड़ों की संख्या में पृथक पृथक जातियां इस काल में दृष्टिगोचर होती हैं। ज़्यादातर जातियां परंपरागत व्यवसाय के आधार पर इस काल में प्रचलन में रहीं, जैसे स्वर्णकार, सुनार अथवा सोनी या सर्राफ, कुंभकार अथवा कुम्हार अथवा प्रजापति, लोहार अथवा लौहकार, निषाद, तेली अथवा साहू, चर्मकार, धोबी अथवा निर्मलकर, नाई अथवा सेन, जुलाहे, इसके अलावा यदु अथवा यादव, गोपालक अथवा ठेठवार, ताम्रकार आदि जातियां अस्तित्व में रहीं। भारतीय जाति व्यवस्था और संस्तरण का प्रभाव इस्लाम धर्म को मानने वालों में भी दिखा। व्यवसाय के आधार पर इनमें जाति की तरह व्यवस्था स्थापित हुई जो मध्यकाल से ही, सल्तनत काल से ही प्रारंभ हो चुकी थी। सिया, सुन्नी, अहमदिया, बरेलवी, मोहम्मदिया आदि संप्रदाय के अतिरिक्त अशरफी, हुसैन, खान, अख्तर, अहमद, कादरी, शेख, सैयद, कुरैशी, हनफी, देवबंदी, बोहरा, मुफ्ती, पठान, सईद आदि संप्रदायों अथवा जातियों में इस्लाम के लोग बंटने लगे थे। अस्पृश्यता अथवा छुआछूत की भावना भारतीय समाज में की जाती थी। विशेषकर चांडाल, चर्मकार, भंगी आदि जातियों को अस्पृश्य समझा गया। प्रायः वे गांव के बाहर बस्ती में निवास करते थे तथा चमड़े का कार्य, सफाई का कार्य आदि करते थे। महाराष्ट्र में महार जाति भी अछूतों की श्रेणी में थी। आधुनिक शिक्षा तथा नवजागरण के पश्चात अछूतोद्धार आंदोलन चला। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी एवं श्रीमती एनी बेसेंट, केशव चंद्र सेन, महात्मा गांधी, आगे चलकर बाबा साहब अम्बेडकर आदि ने भारतीय समाज में अस्पृश्यता को हटाने या उसके निवारण के लिए बड़ी भूमिका निभाई तथा सुधार आंदोलन चलाए गए। महात्मा गांधी के द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ का गठन किया गया। इसी प्रकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अखिल भारतीय दलित संघ का गठन किया गया। गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर के द्वारा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की थी। महात्मा गांधी के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया तथा किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं करने की बात की गई, किंतु अंग्रेजी सरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति में वह विश्वास करती थी। उसके द्वारा पृथक निर्वाचन के लिए कमेटी बिछा दी गई, मैकडॉनल्ड अवार्ड जिसको कहा जाता है। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया और अंग्रेज़ों की चाल को नाकाम कर दिया, किंतु फिर भी हिंदुओं में दलित और सामान्य वर्ग की फूट अंग्रेज़ों ने डाल दिया, जो आज तक चली आई है। बीज उसके बो दिए गए। यह भारतीय हिंदुओं को तोड़ने की अंग्रेज़ों की चाल थी। इसमें भारतीय फंसते रहे और आज तक उसका प्रभाव देखा जा सकता है। इसी तरह से पृथक निर्वाचन की व्यवस्था मुसलमानों और अल्पसंख्यक वर्गों के लिए की गई। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए। 1919-1935 में सिख, मुस्लिम और दलित वर्गों के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था की गई। भारत की स्वाधीनता के पश्चात भी जातिगत आधार पर सुविधा दी जाती है तथा धर्म के आधार पर भी सुविधाएं दी जाती हैं। राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत संगठन भी कार्य करने लगे, जो वर्तमान तक इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। तो ये जातिगत आधार पर या जाति की जो स्थिति प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत में थी, उसके विषय में हमने ये बात रखी। ये जातिगत व्यवस्था थी। निष्कर्ष में जातिगत व्यवस्था के बारे में निष्कर्ष के रूप में हम पुनः चर्चा करेंगे।